हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो आज हम देखेंगे पार्ट 2 का वीडियो, जो कि हमारे राष्ट्र के स्वरूप का है। ठीक है, तो गद्यांश पे आधारित प्रश्न जो राष्ट्र के स्वरूप में थे, हमने क, ख और ग पैराग्राफ समझा के उसके प्रश्नों के उत्तर आपको पार्ट 1 में समझा दिए हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे घ नंबर के गद्यांश को, इस पैराग्राफ को समझेंगे और इनके सारे प्रश्नों के उत्तर को हम सॉल्व करेंगे। चलिए सारे लाइंस को हम धीरे धीरे समझते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। कह रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। क्या है? जो हमारा राष्ट्र है उसका जो तीसरा भाग है, यानी कि तीसरा अंग जो है वो जनता की संस्कृति को लेकर है। जन यानी कि जनता और मनुष्य, तो मनुष्य की संस्कृति का राष्ट्र का वो तीसरा अंग है। ठीक है, मनुष्यों ने युग युगों से, ठीक है, मनुष्यों ने युग युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, क्या किया है? जो मनुष्य हैं जिस युग में सभ्यता का जो निर्माण करते हैं वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। क्या है? तो जो जनता का जीवन है वो श्वास और प्रश्वास है। ठीक है, इस राष्ट्रीय का तीसरे अंग में जो जनता का जीवन है वो श्वास और प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। क्या है? बिना संस्कृति के जनता की जो भावना है वो क्या है? एकमात्र कुछ नहीं है, यानी कि उनकी कल्पना करना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। जो संस्कृति है, हमारे संस्कार, वो जनता का एक मस्तिष्क है, यानी कि हर एक मनुष्य में आपको संस्कृति देखने को मिलती है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी कि जो संस्कार की वृद्धि है, यानी कि संस्कृति को लेकर जितने भी विकास हुए हैं वो अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि में संभव है। क्या है? अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि के लिए ये सब संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? जो राष्ट्र की समग्र रूप हैं उनमें से जो भूमि और जन के साथ साथ, ठीक है, राष्ट्र के स्वरूप में जो भूमि और जनता के साथ साथ जो जन की संस्कृति का महत्व है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? संस्कृति का इस सब चीज़ों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, यदि भूमि और जनता यानी कि पृथ्वी के जनता के लोगों की संस्कृति विरहित कर दी जाए, यानी कि हटा दी जाए, तो राष्ट्रीय लोप को समझना चाहिए। तो क्या होगा? राष्ट्र की लोप को यानी कि समझना चाहिए कि राष्ट्र अब क्या करेगा। ठीक है, जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। क्या है? जीवन का एक एक विटप क्या है? पुष्प की संस्कृति है। यानी कि जीवन के हर एक पड़ाव पर हमें संस्कृति का उपयोग करना पड़ता है, हमारे संस्कार काम आते हैं। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। क्या है? जो संस्कृति की सौंदर्य और सौरभ है, ठीक है, जो संस्कृति के हमारे सौंदर्य और सौरभ की जो मात्रा है वो राष्ट्रीय जन के जीवन के लिए क्या है? सौंदर्य और रस के अंत निहित है। यानी कि जो हमारे जन के जीवन में हमारी जो यश, जीत और हार है वो अनंत रूप से निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यानी कि ये जो ज्ञान और हमारा कर्म है, हमारे जो बुद्धि में ज्ञान है और हमारे जो काम किए गए कर्म हैं, उन दोनों की पारस्परिक प्रकाश, यानी कि उन दोनों के जो प्रकाश हैं वो एक संज्ञा की संस्कृति है। क्या है? हमारे संज्ञा की ये एक संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है, यानी कि भूमि पर बसने वाला जो जन ने ज्ञान का क्षेत्र है, ठीक है, भूमि पर जितने भी लोग बसे हैं उस जनता के ज्ञान का जो क्षेत्र है वो में जो सोचा है, ठीक है, जनता के ज्ञान के सोच में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, ठीक है, जो ज्ञान को सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। क्या करते हैं? दोनों के ही रूप में, यानी कि ज्ञान और कर्म के दोनों के ही रूप में
हमें राष्ट्रीय संस्कृति का दर्शन मिलता है, यानी कि राष्ट्र के संस्कार हमारे दोनों के अंदर निहित है। फिर कह रहा है कि जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। क्या होती है? जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करते हैं, यानी कि प्रत्येक हर एक लोगों की जाति जो है वो अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति में क्या करते हैं? निश्चित करते हैं, इस युक्ति को निश्चित करते हैं। ठीक है, और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास होता है। क्या होता है? इसी से प्रेरित होकर संस्कृति में और विकास होते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार, यानी कि इस दृष्टि में हमें इन चीज़ों को देखते हुए प्रत्येक जनता को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार क्या करना चाहिए? अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। क्या होती हैं? ये इन सब चीज़ों के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, यानी कि बढ़ती रहती हैं। परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। क्या है? उनका सबका मूल आधार जो है वो पारस्परिक मतलब नियम के सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्र की संस्कृति है वो किस प्रकार जनता और पृथ्वी को लेकर एक दूसरे के सम्मेलन से आगे बढ़ती है, वो सब इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। अब हम एक एक प्रश्न के इसको बारी बारी से उत्तर देंगे। इसमें कुल आपके 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो इसमें जैसे हमने संदर्भ लिखा था वैसे ही इसको लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे घ, राष्ट्र का तीसरा, फिर डॉट 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 लिखेंगे, पर निर्भर है। जैसे मैंने आपको सारे पैराग्राफ में बताया कि हमें शुरू और अंत के लाइन को डॉट डॉट रखना है, वैसे ही हमने इसे रखा है। पहला प्रश्न जो पूछा था उसका हम उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं और एवं इसके शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है? इसका शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। तो इसी प्रकार से आपको ये पहले का उत्तर देना है। अब हम देखेंगे अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो वही हम इसमें लिखेंगे। तो उत्तर हम लिखेंगे कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय वृद्धि कैसे संभव है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। क्या है? संस्कृति और विकास के अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अब देखेंगे हम चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान और कर्म संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है। यानी कि ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को हम क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन दोनों के प्रकाश को हम संस्कृति कहते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यानी कि जो जो रेखांकित किया गया है हमें उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेखांकित अंश क्या है। तो ये रहा आपका पैराग्राफ। इसमें आपके 2 अंडरलाइन हैं, एक बिना से लेके मस्तिष्क है तक और दूसरा है यदि भूमि से लेके संस्कृति है तक। तो हमें सब कुछ मिला के हम सारे का अर्थ लिखेंगे एक ही साथ। ठीक है, इन पूरे लाइन का, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में अंडरलाइन है वो कहीं से भी कोई भी अंडरलाइन कर सकता है। तो पहले हम इन दोनों अंडरलाइन को समझ लेंगे और हम इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ लिख देंगे एक ही साथ। कह रहा है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। यानी कि बिना संस्कृति, यानी कि संस्कृति तो मैंने अभी बताया कि संस्कृति किसे कहा जाता है? ज्ञान और कर्म को। तो ज्ञान और कर्म के बिना हमारी जो जनता की संस्कृति है उसकी कल्पना करना ही हमारे लिए कटिबंध मात्र
प्राप्त होता है, यानी कि कबंध मात्र प्राप्त होता है, यानी कि इसका कोई भी बंधन नहीं होता है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, यानी कि जो ज्ञान और कर्म है वही मनुष्य का हमारा मस्तिष्क है। क्या है? वही मनुष्य का मस्तिष्क है। फिर ये वाला लाइन कह रहा है कि यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो, ठीक है, यदि भूमि यानी कि पृथ्वी और जनता यानी कि मनुष्य को हम अपनी संस्कृति से विरहित यानी कि हटा दिया जाए, यानी कि बाहर कर दिया जाए, तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो राष्ट्र का जो लोप है वो कोई नहीं समझ सकता और इसे समझना पड़ेगा कि भूमि और जनता से ही राष्ट्र का लोप चलता है और इसकी संस्कृति चलती है। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, यानी कि जीवन का हर एक कण जो है वो पुष्प की संस्कृति है, यानी कि संस्कृति जो है वो फूलों की तरह है और हमारे जीवन में ये विटप का रूप ले चुकी है। यानी कि हमारे जीवन में कुछ हो या ना हो लेकिन संस्कृति सबसे ही ज़रूरी है, यानी कि पृथ्वी और जनता, ज्ञान और कर्म की संस्कृति हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अब हम हेडिंग करके कॉपी में कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो हेडिंग इस प्रकार से करेंगे, 5 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें लिखते चलेंगे कि राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। क्या है? भूमि और जनता के पश्चात जो राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है संस्कृति। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति का महत्व को उस बात का समझा जा सकता है, यानी कि किसी राष्ट्र का जो अस्तित्व है वो संस्कृति के महत्व को इस बात को समझ सकते हैं कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो, यानी कि कोई भी राष्ट्र की भूमि और संस्कृति को हम अलग अलग कर दें तो समृद्धिशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर नहीं लगेगी, यानी कि हमारे इस पूरे राष्ट्र को मिटने में देर नहीं लगेगी अगर हम भूमि और जन की संस्कृति को अलग कर दें तो। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। क्या है? संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक के साथ साथ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य भी हैं। एक के न रहने पर दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। क्या होता है? अगर एक कोई न रहे तो दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प ही संस्कृति है। क्या है? जीवन रूपी पुष्प का ही संस्कृति है। अर्थात किसी समाज में ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों में सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृति है। यानी कि जो हमारे जीवन रूपी वृक्ष के पुष्प की संस्कृति है वो आलोक में किए गए कर्तव्य और सम्मिलन के जीवन शैली से उभरती हुई सभ्यता और विकसित होती हुई हमारी संस्कृति है। तो ये हो गया हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। तो हमारा 5वां प्रश्न भी हमने सॉल्व कर लिया। 6वां प्रश्न है कि संस्कृति का क्या तात्पर्य है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। इसमें लिखा गया है, हेडिंग करेंगे हम संस्कृति का तात्पर्य है और लिखेंगे कि सभ्यता किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में, ठीक है, सभ्यता के किसी समाज में उसका ज्ञान और उसके ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है। क्या होती है? इसके कर्तव्यों में जो सम्मिश्रण से जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है वही संस्कृति कहलाती है। क्या होती है? वही एक संस्कृति कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने क्यों कहा है कि संस्कृति के सौंदर्य में जीवन का सौंदर्य छिपा हुआ है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने कहा है कि जिस प्रकार किसी भी वृक्ष का सारा सौंदर्य, सारा गौरव
और सारा मधुर रस उसके पुष्प में विद्यमान रहता है। यही कह रहा था कि अगर कवि कहते हैं कि जो वृक्ष का सारा सौंदर्य है, सारा गौरव है और सारा मधुर रस जो है उसके पुष्प में विद्यमान रहता है, उसी प्रकार राष्ट्र के जीवन का चिंतन, मनन एवं सौंदर्य बोध उसकी संस्कृति में ही निवास करती है। क्या करती है? जो उसकी प्रकार की राष्ट्र की जीवन का चिंतन है वो मनन, सौंदर्य बोध उसकी संस्कृति में ही निवास करती है। अब देखेंगे हम अपना अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है हमारा कि राष्ट्रीय संस्कृति किसे कहते हैं। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है। यानी कि भूमि पर बसने वाले जन ने जो ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, इन दोनों के रूप में हमें जिस संस्कृति का दर्शन प्राप्त होता है हम उसे राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। इन दोनों में जो हमें संस्कृति के दर्शन होते हैं उसे ही हम राष्ट्रीय संस्कृति कहते हैं। अब हम देखेंगे अपना 9वां प्रश्न। कह रहा है कि किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है। किसी राष्ट्र का लोप कब तक हो जाता है। इसका हम उत्तर लिखेंगे कि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप हो जाता है। भूमि और जनता की जो संस्कृति है उसको अगर हम विरहित कर दें तो राष्ट्र का लोप हो जाता है, यानी कि राष्ट्र अलग हो जाते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि भूमि और जन के अतिरिक्त राष्ट्र में और क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूमि और जनता के अतिरिक्त राष्ट्र में क्या महत्वपूर्ण है। तो हम उत्तर लिखेंगे कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है? जो राष्ट्र के समग्र में भूमि और जनता के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखेंगे अपना अंग पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को समझ लेते हैं, फिर इसके उत्तर को हम लिखेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर को। कह रहा है कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। यानी कि पृथ्वी का जो बड़ा सा प्रांगण है, विशाल प्रांगण जो है वो सभी जातियों के लिए एक समान क्षेत्र में है। क्या है? उसमें कोई भी जाति के लोग रहें लेकिन वो सबके लिए एक समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यानी कि समन्वय का जो मार्ग है उसका भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक समान हमें अधिकार मिलना चाहिए। वो प्रगति करे, उन्नति करे और कुछ भी करे, लेकिन हमें उन जातियों को एक जैसा समान अधिकार देना चाहिए। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। क्या होता है? किसी भी जनता को हम अगर पीछे छोड़ दें तो वो राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर कह रहा है कि अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें लेनी चाहिए। यानी कि अतएव यानी कि हर एक चीज़ में राष्ट्र की प्रत्येक जो अंग है, राष्ट्र के हर एक अंग को हमें शुद्धता पूर्वक लेनी होगी। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, ठीक है, अगर राष्ट्र के शरीर का एक भाग में अंधकार और निर्बलता का निवास होता है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। क्या रहेगा? उस राष्ट्र में स्वस्थ उतने ही अंश में असमर्थ रहेगा। ठीक है, इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस प्रकार के जो समग्र हैं उस राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार में, ठीक है, उस राष्ट्र के जागरण और प्रगति के लिए एक जैसी उदार भावना ही संचालित होनी चाहिए। मतलब कि उदार की भावना से वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। अब हम देखेंगे इसके एक एक प्रश्न को। हेडिंग आपको पता है क्या करना है? पृथ्वी के विशाल से लेकर डॉट 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 बीच में करना है और लिखना है संचालित होना चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम गद्यांश के संदर्भ देख लेते हैं। तो हम हेडिंग कर लेंगे पृथ्वी के
संचालित होना चाहिए। संदर्भ हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इस पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है और उसके बाद हम लिखेंगे कि हमें अपनी भाषा में कैसे लिखना है। तो कह रहा है कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र में आगे नहीं बढ़ सकते, यानी कि किसी भी जनता और मनुष्य को अगर हम जाति की वजह से पीछे छोड़ दें तो हम राष्ट्र में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एत एव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की शुद्ध हमें लेनी होगी, यानी कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग को हमें शुद्धता पूर्वक अपनाना होगा, उसके साथ चलना होगा। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार है, ठीक है, अगर राष्ट्र के शरीर का जो पूरा राष्ट्र है अगर किसी भी जगह पर अंधकार है और निर्बलता का निवास है, यानी कि वहाँ पर निर्बल लोग हैं, तो समग्र राष्ट्र को स्वस्थ उसके अंश में असमर्थ रहेगा, यानी कि पूरा राष्ट्र उन सब चीज़ों में सम्मिलित रहेगा, उसके अंश से असमर्थ होगा, तब जाके ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। चलिए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या में हम क्या लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक राष्ट्र की प्रगति और उन्नति के बारे में बात कर रहे हैं। तो वही हम लिखेंगे कि उनका कहना है कि सभी जातियों और वर्गों के लिए समान अवसर होना चाहिए, यानी कि सभी लोगों को सम्मान और उसके साथ उसके समान अवसर होने चाहिए, किसी भी जाति और किसी के भी वर्ग के लोग वो हों। और राष्ट्र के किसी भी अंग को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, यानी कि राष्ट्र का कोई भी अंग हम पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। यदि राष्ट्र का कोई भी हिस्सा अंधकार और कमजोरी में रहता है, यदि राष्ट्र का कोई भी हिस्सा यानी कि कोई भी लोग अंधकार और कमजोरी से लड़ रहे हैं, तो यह पूरे राष्ट्र का स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, यानी कि यह पूरे राष्ट्र पर प्रभाव डालेगा और उस पर यह निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम देखेंगे इसमें हम अपना तीसरा प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की हमें शुद्ध क्यों लेनी चाहिए। राष्ट्र के प्रत्येक अंग को हमें शुद्ध क्यों लेनी चाहिए, इसका उत्तर लिखेंगे हम कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग को शुद्ध हमें लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे चौथा प्रश्न कह रहा है कि समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से क्यों ओतप्रोत होना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे हम कि समस्त देशवासियों को एक जैसी भावना से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्र का विकास होता है और देश की एकता मजबूत होती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस पैराग्राफ का आखिरी यानी कि पांचवा प्रश्न कह रहा है कि इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। तो यही प्रश्न है कि इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार किस दृष्टि से प्राप्त है। तो उत्तर लिखेंगे कि इस पृथ्वी पर सबको एक समान अधिकार मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस पैराग्राफ का भी पूरा उत्तर। अब हम देखेंगे अपना पैराग्राफ। तो पैराग्राफ कह रहा है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से, तो कह रहा है इसमें कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अद्भुत भाव से उठते हुए, ठीक है, जो लता और वृक्ष के वनस्पति हैं यानी कि पेड़ों, वो अपने अद्भुत भाव यानी कि उनके अंदर जो भाव उठते हुए हैं वो पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं वो? अविरोधी यानी कि विरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं।
उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा क्या करते हैं, जो राष्ट्रीय जन है वो अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। क्या करते हैं, वो सारे लोग एक दूसरे के साथ अपनी संस्कृतियों में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर, जिस प्रकार जल का जो अनेक प्रवाह है वो नदियों से मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, यानी कि जो नदियों से मिलकर समुद्र बनता है और उसमें जो एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। क्या करती हैं, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र की सुखदायी रूप है। क्या है, जो समन्वय युक्त जीवन है वो राष्ट्र की एक सुखदायी, यानी कि सबके साथ मिलजुल कर रहना ही जीवन का राष्ट्रीय सुखदायी रूप होता है। तो ये हो गया आपका पूरे पैराग्राफ का अर्थ। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि सारे जंगल के वृक्ष, लता, वनस्पति सब जो है आपस में मिलजुल कर रहते हैं, विरोध नहीं करते एक दूसरे का, और वही राष्ट्र का एक स्वरूप है। ठीक है, तो अब इसके बारी बारी से हम उत्तर देंगे। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। तो हेडिंग करेंगे हम जंगल में जिस, फिर डॉट 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 रूप है। पहले प्रश्न का उत्तर है कि जंगल और राष्ट्रीय जन में यह समानता है कि इनमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है। क्या रहती है, इसमें विभिन्नता होते हुए भी एकता रहती है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। तो इसका उत्तर होगा कि विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल एवं समुद्र से की गई है। क्या की गई है, जंगल एवं समुद्र से इसकी तुलना की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है का तीसरा प्रश्न की अदम्य और अविरोधी का शब्दार्थ बताइए, और हमें अदम्य और अविरोधी के अर्थ बताने हैं। तो तीसरे का उत्तर हम लिखेंगे, अदम्य का अर्थ है प्रबल या प्रचंड। ठीक है, प्रबल या प्रचंड, तथा अविरोधी का अर्थ है विरोधा न करने वाला, यानी कि जो विरोध न कर सके उसे हम अविरोधी कहते हैं। चौथा प्रश्न है कि कह रहा है चौथा प्रश्न की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित अंश है, लेकिन आपको हम सारा मिलाकर अर्थ बता देंगे, जैसा कि मैंने आपको सारे पैराग्राफ में बताया है। सिर्फ इसका अर्थ है कि समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो इसका मतलब होता है कि जो समन्वयात्मक भावना है, ठीक है, इस प्रकार समन्वयात्मक का जो भावना है वो परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक जो सुखद जीवन व्यतीत करते हैं वो सफल हो सकते हैं। यानी कि किसी भी राष्ट्र का जो नागरिक है वो जीवन की सफलता प्राप्त कर सकता है एक सुखद जीवन जीकर। तो इसको हम किस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे उसको देख लेते हैं। तो हम हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों को निष्मृत कर देना चाहिए और पारस्परिक सौहार्द एवं विविधता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। ठीक है, एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखद जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में। अब इस पैराग्राफ का लास्टवा प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पाठ का शीर्षक एवं उसके लेखक के नाम लिखिए। चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्गृत है तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो जो क्वेश्चन पूछेगा हमें उसका उतना ही उत्तर देना है। अब हम देखेंगे अपना इस पार्ट में आखिरी पैराग्राफ, वो है 6 पैराग्राफ। तो 6 पैराग्राफ कह रहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं,
यानी कि हमारे धरती माता के कोख में यानी कि गर्भ में जो अमूल्य निधियां यानी कि असीम मात्रा में मूल्यवान जो खजाना भरा हुआ है, ठीक है, कई मात्रा में यानी कि अमूल्य है और जो खजाना भरा हुआ है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। क्या करती हैं? वह उसी के कारण ही वसुंधरा यानी कि विशाल कोश कहलाती हैं। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, यानी कि उस वसुंधरा यानी कि बड़े विशाल कोश से कौन परिचित नहीं होना चाहता है। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं यानी कि कई करोड़ों वर्षों पहले से ही अनेक प्रकार की यानी कि कई प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिलता है। क्या होता है? इन सारे धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में यानी कि धरती के गर्भ में धरती माँ की कोख में जो पोषण मिलता है, वह दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। क्या हुआ है? यह दिन रात बहने वाली क्या नदियों से पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को हमने सजाया हुआ है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय, ठीक है, हमारे भावी जो आर्थिक अभ्युदय के लिए सबकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। यानी कि इन सब चीज़ों के लिए हमें जांच पड़ताल करना अति आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पताल कुशल शिल्पियों के संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। क्या करते हैं? जो यहाँ के कुशल नदियाँ हैं, ठीक है, जो जड़ पत्थर से कुशल शिल्पियों पर सवारे हुए अत्यंत सौंदर्य यानी कि सुंदर प्रतीक बन जाते हैं। ठीक है, नाना भांति के अनगढ़ नग विघ्न की नदियों के, ठीक है, नाना भांति का जो अनगढ़ विघ्न नदियां हैं, वहाँ की जो नदियां हैं वो प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। क्या करते हैं? वहाँ की जो नदियां हैं वो सूर्य की धूप से चिलकते यानी कि चमकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, वहाँ पर जब चतुर लोग वहाँ की पहरेदारी कटाव लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट की शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। क्या करती है? जब वहाँ के लोग ये सब चीज़ें करने लगते हैं, कटाव डालने लगते हैं, तो उन नदियों की शोभा और सुंदरता फूट जाती है, वे अनमोल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप में मंडल और सौंदर्य, यानी कि देश के जितने भी नर नारियां हैं, रूप मंडल और सौंदर्य से वे प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। यानी कि उन सारे नर नारियों में जितनी भी सुंदरता का मंडन है, वो प्रसाधन के इन छोटे पत्थरों को भी सदा कितने भागों में बांट चुके हैं। एवं हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। यानी कि इन चीज़ों का हमें ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। तो आपको हेडिंग तो मैंने बता दिया है कैसे करना है। सबसे पहले हेडिंग करेंगे और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगी। उक्त गद्यांश के पाठ के शीर्षक और उनके लेखक का नाम। तो संदर्भ लिखिए या फिर पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, बात एक ही है। तो चलिए इसके उत्तर को पहले हम देख लेते हैं। हेडिंग करेंगे धरती माता की ... आवश्यक है। संदर्भ हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब लिखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहले रेखांकित अंश को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या लिख देंगे। तो इस पैराग्राफ में आपके 2 लाइन अंडरलाइन है, इनके ही आपको व्याख्या करनी है। तो इसमें लिखेंगे कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, यानी कि धरती माता की जो गर्भ में कई अमूल्य निधियां यानी कि अमूल्य जो आभूषण भरे हुए हैं, जिनका कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। इन सारे धातुओं के भरे होने से यह धरती माता वसुंधरा कहलाती हैं, यानी कि संपूर्ण रूप से भरी हुई वसुंधरा कहलाती हैं। उससे कौन परिचित नहीं होना चाहेगा।
तो उनको कौन नहीं जानना चाहेगा, कौन उनसे परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं, यानी कि कई वर्षों से जो कई धातुएं हैं, अनेक प्रकार की कई प्रकार की धातुएं हैं, कई आकार की जो धातुएं हैं वो पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिल रहा है उन्हें। यानी कि वो कई वर्षों, लाखों वर्षों, करोड़ों से, जो लाखों करोड़ों वर्षों पहले से जितनी भी धातुएं हैं वो धरती माँ के गर्भ में ही पोषण मिलते जा रहे हैं उनको। ठीक है, तो चलिए इतना तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैं आपको सब कुछ मिला के इन सारे लाइन के अर्थ कैसे लिखूंगी उसको देखते हैं। तो हम हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें लिखेंगे कि धरती माँ के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। ठीक है, यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का विशाल कोष है। क्या है? इसमें मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोष हैं। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण, अपने आप में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन सारे चीज़ों को उन्होंने धारण किया है, इसलिए उन्हें वसुंधरा कहा जाता है। इस तथ्य से हम सभी को परिचित होना चाहिए। क्या करना चाहिए? इन सब बातों से हमें परिचित रहना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है। क्या करता है? यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़े रखता है। आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। ये हमें आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि हजारों लाखों वर्षों से जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, यानी कि हजारों लाखों वर्षों में जब से इस धरती का निर्माण हुआ है, इससे गर्भ में विभिन्न प्रकार की धातुएं पोषित होती रही हैं। यानी कि इन सारे चीज़ों में जो धातुएं हैं वो धरती के गर्भ में ही पोषित होते रही हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि धरती माँ को वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि धरती माँ को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली हैं। क्या करने वाली हैं? वो अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करती हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? ठीक है, किसने पृथ्वी की देह को सजाया है? तो इसका उत्तर है कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे कि आर्थिक विकास के लिए जांच पड़ताल आवश्यक है। अब इस पैराग्राफ का लास्टवा प्रश्न है कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी हैं? ठीक है, तो इस पैराग्राफ का ये आखिरी प्रश्न है कि अमूल्य निधियां कहाँ भरी हुई हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे कि धरती माता के गर्भ में, यानी कि कोख में अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। ठीक है, धरती माता की गर्भ में ये अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस पार्ट 2 के वीडियो में 4 पैराग्राफ बता दिए। अब बचे हैं आपके 3 पैराग्राफ, जो कि इस प्रकार से हैं, ज, झ और इया। अब ये तीनों पैराग्राफ मैं आपको पार्ट 3 के वीडियो में बताऊंगी, इनके संपूर्ण प्रश्न के उत्तर के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई होगी। तो इस पैराग्राफ को आप नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी पैराग्राफ बताए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे पार्ट 3 के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।